वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ एग्जाम में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। आप अपनी तैयारी रोजाना करते हैं। हम आपके लिए रोजाना की तरह कुछ प्रश्न लेकर आए हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के कुछ प्रश्न हैं जो आपके पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए आज का सेशन हम लोग प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? आरएनए, गुणसूत्र, जीन, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? आरएनए, गुणसूत्र, जीन, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? सभी साथी उत्तर दें। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जीन, जो कि जीन डीएनए का एक खंड है। किसका? जो कि डीएनए का एक खंड जिसमें विशिष्ट प्रोटीन या क्रियात्मक आरएनए अणु बनाने के लिए निर्देश होते हैं। जिन आनुवंशिकता की मूल इकाइयां और किसी जीव की विशेषताओं और लक्षणों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है, इसलिए जिन ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, नाइट्रेट्स को N2 में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनिफिकेशन, डिनाइट्रिफिकेशन, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? नाइट्रेट्स को N2 में परिवर्तन के लिए, नाइट्रोजन परिवर्तन के लिए कौन सी प्रक्रिया है? सभी साथी उत्तर दें। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डिनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट्स को क्या कहते हैं? NO3 पर ऋणायन 3 को अणु। और नाइट्रोजन ये है आपका नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस है जो कि डिनाइट्रिफिकेशन करके परिवर्तित किया जाता है, जो कुछ बैक्टीरिया और आर्किया द्वारा एनारोबिक स्थिति ऑक्सीजन की कमी वाले वातावरण में की जाती है, जिसे हम लोग डिनाइट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसमें लक्षण माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? जीन, आनुवंशिकता, परिवर्तन, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? कौन सा जो कि माता पिता से संतानों में आता है, ये हमने कई वीडियो में आप लोगों को बताया है। देख सकते हैं कि कैसे बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहा है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आनुवंशिकता, जो कि आनुवंशिकता का अध्ययन आनुवंशिकी में एक केंद्रीय विषय है, जो जीव विज्ञान की एक शाखा है जो जीवों में विरासत और विविधता के सिद्धांतों से संबंधित है, जो कि माता पिता के लक्षण स्थानांतरित होते हैं माता पिता के लक्षण बच्चे में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आनुवंशिकता। चलिए अगले प्रश्न पे। 1 किग्रा के द्रव्यमान वाले पिंड को पृथ्वी किस बल के साथ आकर्षित करती है? 1 किग्रा के द्रव्यमान वाले पिंड को पृथ्वी किस बल के साथ आकर्षित करती है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, 9.8 न्यूटन या फिर 1 न्यूटन? इसका कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर 20 से 9.8 न्यूटन, जो कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाला पिंड पृथ्वी द्वारा अपने भार के बराबर बल से आकर्षित होता है। यह बल, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में जाना जाता है, लगभग 9.81 गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग जानते हैं, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण 9.81 न्यूटन होता है।
यह ऐसा बल है जो वस्तुओं को पृथ्वी की सतह की ओर से कितना होता है 9.81 न्यूटन, जो कि पृथ्वी को अपनी सतह से गिरने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें भार प्रदान करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, फोटोवोल्टाइक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? ये भी प्रश्न हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया है। फोटोवोल्टाइक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? कौन से वैज्ञानिक थे? थॉमस गिबल, अल्फ्रेड वेजेनर या एडमंड बेकरेल? उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? कौन सा इसका सही होगा? फोटोवोल्टाइक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? थॉमस गिबल, अल्फ्रेड वेजेनर, एडमंड बेकरेल? उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, एडमंड बेकरेल, जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की अवधारणा, जिसे हम लोग इसे क्या कहते हैं? फोटोवोल्टाइक को प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव की अवधारणा पहली बार ये कौन से वैज्ञानिक? फ्रांसीसी वैज्ञानिक 1839 में एडमंड बेकरेल ने दिया था। इनका पूरा नाम एलेक्जेंडर एडमंड बेकरेल था। उन्होंने पाया कि कुछ पदार्थ प्रकाश के संपर्क में आने पर विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। इस खोज में सौर कोशिकाओं और प्रकाश विद्युत प्रौद्योगिकी के विकास की नींव रखी, जो सूर्य के प्रकाश से बिजली उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सोलर पैनल का आवश्यक घटक बना, जो कि 1839 में बना। प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसी को हम लोग फोटोवोल्टाइक के नाम से भी जानते हैं, जो एडमंड बेकरेल ने दिया था। अगला प्रश्न, मीट्रिक प्रणाली किसने शुरू की? मीट्रिक प्रणाली क्या पूछा था? मीट्रिक प्रणाली किसने किसने शुरू की? फ्रांसीसी सरकार, कनाडाई सरकार, कनाडीय सरकार, या उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? या फिर भारतीय सरकार? कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? मीट्रिक प्रणाली किसने शुरू की? इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा, फ्रांसीसी सरकार ने, जो कि मीट्रिक प्रणाली का विकास फ्रांसीसी वैज्ञानिकों और गणितज्ञों के एक समूह द्वारा किया गया था, जिसमें ग्रेवियल माउंटन, चार्ल्स मॉर्सिन डी इत्यादि वैज्ञानिक महत्वपूर्ण का योगदान था, जो कि फ्रांसीसी राष्ट्रीय असेंबली के अनाधिकारिक तौर पर मीट्रिक प्रणाली को 1795 में अपनाया गया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी से होगा। अगला प्रश्न, ईएनटी विशेषज्ञ निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? ईएनटी मतलब कि स्वर जांच के लिए करते हैं ऐसा, स्वर यंत्र गले के लिए। इसका कौन सा उत्तर सही होगा? ईएनटी विशेषज्ञ कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, अवतल दर्पण, जो कि आमतौर पर गले, स्वर और गले की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है डॉक्टर, जो कि दर्पण का अवतल आकार जांच किए जा रहे क्षेत्र पर प्रकाश को केंद्रित करने में मदद करता है, जिससे गले और स्वर रज्जु को स्पष्ट देखने को मिलता है। इससे विशेषज्ञ को ऊपरी वायुमार्ग में मौजूद किसी भी असामान्य या स्थिति को देखने में सहायता मिलती है। इसलिए वो ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, एक तार का प्रतिरोध निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? एक तार का प्रतिरोध निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? R इक्वल टू V अपॉन I, या फिर R इक्वल टू I अपॉन V, या फिर R इक्वल टू IV, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? कौन सा इसका उत्तर सही होगा?
कौन सा इसका उत्तर सही होगा? कौन सा सही होगा इसका उत्तर? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आर इक्वल टू वी अपॉन आई। वी को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट। और आई को धारा, एम्पियर। और आर को क्या कहते हैं हम लोग? आर को ओम, मतलब कि प्रतिरोध। प्रतिरोध इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर। इससे हम लोग विद्युत के संदर्भ में प्रतिरोध से तात्पर्य किसी पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह के प्रति उत्पन्न विरोध से है, जो कि हम लोग ओम। ओम मतलब कि इसका इसे हम लोग ओम से मापते हैं, एम्पियर को, धारा को, जो कि इसका सूत्र है। किसी पदार्थ का प्रतिरोध जितना अधिक होगा, विद्युत धारा का उसमें से गुजरना उतना ही कठिन होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल रेखा में गति का सूत्र है? v इक्वल टू 280 प्लस यू, v इक्वल टू यू प्लस 80, v इक्वल टू यू माइनस 80। उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका उत्तर सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सरल रेखा में गति का सूत्र है? ऑप्शन नंबर बी से होगा, v इक्वल टू यू प्लस 80। गति का समीकरण, जिसका श्रेय अक्सर सर आइजैक न्यूटन को दिया जाता है, किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण, विस्थापन और समय के बीच के संबंध का वर्णन करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, घर्षण बल से घर्षण बल से संबंधित ऊर्जा परिवर्तन इनमें से कौन सा है? घर्षण बल से संबंधित ऊर्जा परिवर्तन इनमें से कौन सा है? रासायनिक ऊर्जा में उष्मा परिवर्तन, उष्मा ऊर्जा, गति ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, या फिर स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। कौन सा इसका सही होगा? घर्षण बल से संबंधित कौन सी ऊर्जा इसमें परिवर्तित कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी से होगा, ऊर्जा से, गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। जब गतिज ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो अक्सर घर्षण बल शामिल होता है। आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में ये वाला हिस्सा घर्षण होता है। जैसे आपने वाहन में ब्रेक लगाना का मतलब कि जब आप किसी चलते वाहन में ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक पैड और पहिए के बीच में घर्षण के कारण गतिज ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया वाहन की गति ऊर्जा को कम करने के रूप में नष्ट करके उसकी गति को धीमे करता है। जो हम लोग कभी रगड़ते हैं ये सब, उसका भी यही गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा का परिणाम है। ऑप्शन नंबर बी से होगा। अगला प्रश्न, अगर आप रबर बैंड को खींचते हैं तो स्थानांतरित ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? अगर किसी रबड़ को हम लोग खींचते हैं तो उसे छोड़ने पर किस स्थिति में हो जाती है? यांत्रिक ऊर्जा, आप छोड़ के देख सकते हैं रबड़ को, या फिर स्थितिज ऊर्जा, स्नायु ऊर्जा, मस्कुलर मतलब मांसपेशी ऊर्जा, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। किसी रबड़ को आप खींच कर छोड़ेंगे तो कौन सी स्थिति में जाकर रुकेगी? ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। जैसे पहली थी वैसे ही बाद में हो जाती है, जिसे हम लोग स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। प्रत्यास्थता स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु को खींचने या संपीड़ित करने पर उसमें संग्रहित होती है। खींचे हुए रबड़ बैंड की स्थिति में रबड़ को खींचने का कार्य किया जाता है, जिसमें उसमें स्थितिज ऊर्जा जमा हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो कि स्थितिज ऊर्जा है। यदि स्थितिज ऊर्जा तब जारी होती है जब रबड़ बैंड को अपने मूल मतलब बिना खींची हुई स्थिति में लौटाने की अनुमति दी जाती है, जैसे कि जब इसे छोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से होगा। इसलिए अगला प्रश्न, 5C के आवेश को 16 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में कितना कार्य होता है? 80 जूल, 65 जूल, 40 जूल। उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर
कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, असिर, जो कि विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कार्य की गणना करने के लिए इसका सूत्र होता है। माफी चाहते हैं। यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक चौथाई हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा, या आधा हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कौन सा प्रभाव पड़ेगा इसका? ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा, एक चौथाई हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है? ए बराबर जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर, जबकि एफ क्या है? द्रव्यमान के बीच की ये गुरुत्वाकर्षण बल है, और जी आपका गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। m1 और m2 दो वस्तुओं के द्रव्यमान है, ये वाला हिस्सा, और r दो वस्तुओं के केंद्र के बीच की दूरी है। यदि दूरी r को दोगुना कर दिया जाए तो 4r हो जाएगी और गुरुत्वाकर्षण बल बन जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, यम द्रव्यमान के किसी पिंड को 2r त्रिज्या वाली कक्षा से 3r त्रिज्या वाली कक्षा में ले जाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान 2r स्क्वायर, या फिर जी एम एम अपान 12 12r स्क्वायर, या फिर जी एम एम 6r। उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यदि देखते हुए पिंड को त्रिज्या r वाली कक्षा से त्रिज्या 3r तक ले जाया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, किसी गैस की गति ऊर्जा और उसके दाब के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सभी साथी उत्तर दें। E इक्वल टू 2/3p, या फिर P इक्वल टू 2/3e, P इक्वल टू 3e। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी से होगा, P इक्वल टू 2/3e। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय प्रकृति का है? चूने का पानी, नींबू का पानी, मानव रक्त। उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका सही होगा? अम्लीय प्रकृति का है, चूने का पानी, नींबू का, या फिर मानव रक्त। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, नींबू का रस, जो कि अम्लीय प्रकृति का है। इसमें साइट्रिक अम्ल होता है। किसमें? नींबू में साइट्रिक साइट्रिक एसिड होता है, जो स्वाद में खट्टा और अम्लीय गुण देता है। जब नींबू का रस जल में घुल जाता है तो यह हाइड्रोजन आयन त्यागता है, और जिससे विलयन अम्लीय हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अम्ल क्षारों के साथ प्रक्रिया करता है और नमक व पानी बनाता है। इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? अपघटन, उदासीनीकरण, संयोजन। उपरोक्त में से इस अधिक या इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? अम्ल क्षारों के साथ प्रतिक्रिया करता है और नमक व पानी बनाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उदासीनीकरण। अम्ल क्षार अभिक्रिया, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है, जब होती है जब एक अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जल नमक बनाते हैं। अभिक्रिया के सामान्य समीकरण
कैसे बनते हैं? अम्ल प्लस क्षार इक्वल टू, अम्ल क्षार से क्या बनेगा? नमक और जल। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन खो देता है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पोटेशियम, जो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है। आवर्त सारणी के बाईं ओर पाए जाने वाले विशेष रूप से फर्स्ट, दूसरा और साथ ही 13 व 14 के कुछ तत्व पाए जाते हैं। इन तत्वों के बाहरी ऊर्जा 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे उन्हें निकलना आसान हो जाता है। जितने ही कम इलेक्ट्रॉन है उतने ही आसानी से ये लोग निकल जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है? इनमें से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है? इनमें से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। गैस के चूने को गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण का कारण बनती है। इसका रासायनिक सूत्र CaOH का 2H + CO3 इक्वल टू CaCO3 + H2 बाहर। अगला प्रश्न, प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला धातु है मैग्नीशियम, Au, कॉपर। कौन सा इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। सोना, चांदी, तांबा और प्लेटिनम जैसे धातु जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये धातुएं अपनी मुक्त अवस्था में पाई जाती है क्योंकि ये कम प्रतिक्रियाशील होती हैं, ऑक्सीकरण और संचरण के प्रति प्रतिरोध होती है और पृथ्वी के परपड़ी में दुर्लभ होती है। ये गुण उन्हें अन्य तत्वों के साथ यौगिक या अयस्क बनने से रोकते हैं, इसीलिए ये स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, जिस प्रतिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा मुक्त होती है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी, अप्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऊष्माक्षेपी। वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा निकलती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में वह उत्प्रेरक जो भोजन को तोड़ने में मदद करता है। पाचन एंजाइम, मन HCl, या हार्मोन, या उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी, कोई नहीं। कौन सा इसका सही होगा? भोजन को तोड़ने में मदद करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पाचन एंजाइम, जो कि भोजन को तोड़ने में सहायता करने वाला उत्प्रेरक एंजाइम है। एंजाइम जैविक अणु होते हैं जो सामान्यतः
प्रोटीन जो सजीवों के भीतर रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पाचन एंजाइम। अगला प्रश्न, AgBr का रंग क्या होता है? मतलब कि सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सॉरी क्या नाम है उसका? सिल्वर, सिल्वर ब्रोमाइड के नाम से जानते हैं, जो कि हल्का पीला या क्रीम रंग का ठोस पदार्थ होता है। AgBr यह कैसा होता है? सफेद, नीला, भूरा, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सभी साथी उत्तर दें। इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा, इनमें से कोई नहीं। जिसका क्या रंग पूछा है ना, ये कैसा बताए हैं? हल्का पीला या क्रीम रंग का? कैसा होता है? क्रीम रंग का ये होता है। ऑप्शन नंबर ई सही होगा। यह जल में अविलेय होता है। इसके प्रकाश सुग्राही गुणों के कारण अक्सर फोटोग्राफिक फिल्म और कागज में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें इसका AgBr मतलब कि सिल्वर ब्रोमाइड कहाँ उपयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी और फोटोग्राफी फिल्म में किया जाता है और कागज के में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, किसी तरल से किसी तरल के दूसरे तरल में प्रकाश प्रसार के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है? एरोसोल, इमल्सन, जेल, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। किसी तरल के दूसरे तरल में प्रसार के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है इमल्सन। इमल्सन दो या दो से अधिक अमिश्रणीय द्रव पदार्थों का मिश्रण होता है, जो एक द्रव से दूसरे द्रव में छोटी बूंदों के रूप में प्रतिक्षेपित किया जाता है। इमल्सन का व्यापक रूप से भोजन, सौंदर्य प्रसाधन और दवा सहित विभिन्न उपयोगों में किया जाता है। इमल्सन के लिए उदाहरण जल, तेल का इमल्सन, मेयोनीज और सलाद ड्रेसिंग शामिल इत्यादि है, दूध है इत्यादि। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया दर को धीमा करता है? विषम उत्प्रेरक, उत्प्रेरक प्रवर्तक, समान उत्प्रेरक, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया का दर को धीमा करता है? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ई सही होगा, इनमें से कोई नहीं। विषमांगी उत्प्रेरक वह उत्प्रेरक होता है जो अभिकारकों से विभिन्न चरण जैसे ठोस, तरल या गैस में होता है। विषम उत्प्रेरक एक समान एक सतह पर प्रदान करते काम करते हैं, जिस पर अभिकारकों उत्पादों के रूप में सोख सकते हैं, प्रतिक्रिया कर सकते हैं और फिर डिसॉल्व करते हैं। इसका उपयोग आमतौर पर प्रतिक्रियाओं को तेज करने के लिए किया जाता है, न कि उसे धीमा करने के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लायोफोबिक कोलाइड्स का उदाहरण नहीं है? NaCl विलयन, सोने का विलयन, गंधक का विलयन या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। लियोफोबिक कोलाइड्स का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, NaCl का विलयन। द्रव प्रतिरोधी कोलाइड, जिन्हें हाइड्रोफोबिक कोलाइड के रूप में जाना जाता है, कोलाइड प्रणालियां हैं जिनमें परीक्षित अवस्था कोलाइड कण में परिक्षेपण माध्यम से मतलब कि समानता जल के लिए बहुत कम या कोई समानता नहीं होता।
दूसरे शब्दों में कोलाइड कण विलायक द्वारा आसानी से आर्द्र या अस्थायी नहीं होते, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न। माफी चाहते हैं, आज का सेशन का ये लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप ही तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। इसमें हमने तीनों सब्जेक्ट लिया था विज्ञान का, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान। चलिए आज के सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल अपने यही टाइम पे फिर से। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।